वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बट ड्यू टू पर्सनल इश्यूज़। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कम्युनिटी टैब में जो है दीपक नाइट्राइट के बारे में जहाँ पे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, तो ये भी पोस्ट मैंने किया था। और फ्राइडे के दिन जो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करके दिखाया था, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि हमने प्रीवियसली भी ये स्टॉक्स को जो है हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी बार डिस्कस किया और फ्राइडे के दिन उन्होंने अच्छी खासी रैली जो है वो करके दिखाई है। इस वीडियो के अंदर हम लोग मल्टीपल न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ स्टॉक्स के टारगेट हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। पहले बात कर लेते हैं एफ और डी की। तो फ्राइडे के सेशन की बात करें तो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है वो एफ ने की है और 600 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो डी ने की है। एफ और डी दोनों ने जो है वो बाइंग की है। लगभग 4,500 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है वो फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिली। और निफ्टी के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी जो थी वो फ्राइडे के सेशन के अंदर थी। अभी के लिए एच निफ्टी अगर देखें तो 18,488 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी निफ्टी जो है वो 348 या 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 100 पॉइंट के आसपास की जो गैप है वो अभी भी एच निफ्टी और निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मंडे के दिन हो सकता है कि गैप फिलिंग हो, बट बेस्ड ऑन जो भी मार्केट के अंदर एक्शन रहेगा, एफ आई एस डी का जो भी एक्शन रहेगा, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये जो गैप अप ओपनिंग होगी ये सस्टेन होगी कि नहीं। बट गैप अप ओपनिंग जो है वो कल के दिन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी निफ्टी के अंदर। अभी के लिए मैं 3 स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला हूँ जिनकी जो एक्स बोनस डेट है वो इस अपकमिंग वीक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पहला जो स्टॉक है वो है मोदी नवनिर्माण। दूसरा जो स्टॉक है वो मदरसन सुमी वायरिंग, जो ये सेकंड स्टॉक है। और तीसरा जो स्टॉक है वो ईज माई ट्रिप का जो शेयर है, इसकी जो अभी एक्स डेट है वो देखने को मिलेगी। 15, 17 और 22 ये 3 तारीख के दिन जो है इनका एक्स डेट डिक्लेयर हो जाएंगे बोनस के। इसके बाद जो है विद इन 15 डेज़ अगर आपके पास ये शेयर्स हैं तो विद इन 15 डेज़ जो है बोनस के शेयर्स आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे ये तीनों शेयर्स को ट्रैक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि जो अपकमिंग वीक है तो एक वीक पहले एक्स डेट के पहले स्टॉक के अंदर क्या क्या रैली होती है या गिरावट होती है। ये भी जो है सीखने का एक पैटर्न हो सकता है कि यहाँ पे आप भले से आप स्टॉक को बाय करना चाहें या आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या नहीं है। इन स्पाइट ऑफ एनी ये सब रीजंस की वजह से भी अगर आप ट्रैक करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि सिर्फ आपको एक्शन देखने को मिले कि स्टॉक्स जो है वो एक्स डेट के पहले कैसे परफॉर्म करते हैं या उसके बाद कैसे परफॉर्म करते हैं। ये भी एक सीखने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिनारियो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की यहाँ पे बात करूँ तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो है यहाँ पे 1,000 का टारगेट दे दिया। अभी के लिए देखें तो इस स्टॉक के अंदर अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, ओएफएस की न्यूज़ आई थी, जहाँ पे सरकार जो है वो लगभग 1.5% के आसपास की अपनी हिस्सेदारी जो है वो एक्सिस बैंक के अंदर बेच रही है। पर शेयर जो इसका भाव होगा वो लगभग 830 के आस 800 से लेके 830 के आसपास जो है वो स्टॉक ट्रेड कर सकता है। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि ये जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर द टारगेट ऑफ 1000। अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से या अभी करंट प्राइस से देखें तो लगभग 900 के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई है। उसके आसपास ही कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है। यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर ये स्टॉक जो है वो ओएफएस की न्यूज़ के वजह से अच्छा खासा करेक्ट होगा तो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईआरसीटीसी। सबको पता है कि रेलवे की ये कंपनी है। कल के दिन ये कंपनी के जो है वो Q2 के नंबर्स आ सकते हैं। कल के दिन ये कंपनी को ट्रैक करना है, जैसे ही नंबर्स आएंगे तो मैं इनको शेयर भी करूँगा। बट कल के दिन आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अगर आपके पास ये कंपनी है, पिछले कुछ टाइम से ये कंपनी चली भी नहीं है। अगर अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी ये कंपनी अवेलेबल है। बट आपको देखना होगा कि Q2 के नंबर्स जैसे ही आएंगे तो कंपनी के अंदर अपसाइड या डाउनसाइड आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। काफ़ी बार मैं मेरे चैनल के ऊपर आईआरसीटीसी के फंडामेंटल्स कवर कर चुका हूँ। वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं और इसके टारगेट्स भी मैंने शेयर किए हैं पिछले बार। बट Q2 के नंबर्स कल के दिन जो आएंगे तो आप ये शेयर को जो है अपने वॉच लिस्ट में ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ऑयल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। नाम से ही पता चलता है कि केमिकल और फार्मा दोनों सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। इसके भी Q2 के नंबर्स जो है वो कल के दिन आपको देखने को मिलेंगे। ये भी कंपनी पिछले कुछ टाइम से जो है वो अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिली थी। हालांकि ये स्मॉल कैप की कंपनी है और अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो टावर क्रिएट होता उसके बाद कंपनी ने जो है 54% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए। जो लोग भी टॉप के ऊपर फंसे हुए हैं इनको अभी तक एग्जिट करने या कोई ऐसा बड़ा बाउंस आया नहीं जहाँ पे कंपनी के बाहर आपको निकलने का मौका मिला होगा।
सो कंपनी के नंबर्स तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक या फिर ख़राब के साइड ही आएंगे, या कंपनी लॉस भी रिपोर्ट करे या उसके आसपास आ सकते हैं। बिकॉज अभी जो मार्जिन प्रेशर है, तो छोटी कंपनीज जो है वो क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइजेस को जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही, और मार्जिन प्रेशर की वजह से नंबर्स जो है वो काफ़ी ख़राब आने की आशंका मुझे स्टॉक के अंदर लगती है। सो कल के दिन ट्रैक कर सकते हैं, अगर आप होल्ड करते हैं तो कल के दिन इनके नंबर्स कैसे आएंगे, सो ये भी मैं अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डीवीज लैब्स। और नंबर्स आए उसके बाद कंपनी ने जो है काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। सो उसके पहले जो थी वो तेज़ी थी, सो लगभग 3800 के आसपास से गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली। लगभग 15% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बॉटम बन चुका है, या इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको नहीं देखने को मिलेगी। 2-5% के आसपास की गिरावट हो सकती है, बट ह्यूज अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी का जो पी पहले था वो 60 के आसपास था, अभी के लिए देखें तो 29 के आसपास आ चुका है। सो ऑलमोस्ट पी जो है वो आधा हो चुका है। सो वैल्यूएशन लगभग काफ़ी महंगे थे, 5,000 के आसपास एक साल पहले ट्रेड कर रहा था, और अभी देखें तो लगभग 1800 के आसपास, 2000 के आसपास डिस्काउंट ये शेयर के अंदर है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखाया, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है। बट लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम अगर आप कंपनी को होल्ड करेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी आपको बाइंग करके चलना चाहिए। ये लेवल पे भी अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि 50 रुपये आधा अमाउंट जो है वो इसी प्राइस पे भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, और बाकी का 50% जो है वो हर 2-5% की गिरावट के ऊपर आप एवरेज करके भी चल सकते हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, और मुझे ऐसा लगता है कि यही रेंज के अंदर कंपनी थोड़ा टाइम ट्रेड कर सकती है, और अच्छे खासे लेवल जो है वो आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम की मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग 36,000% के आसपास के अच्छे खासे रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो प्रिंस पाइप। सो प्रिंस पाइप के नंबर्स आए, नंबर्स बहुत ही ख़राब, मैं कहूँगा कि कंपनी ने जो है वो लॉस रिपोर्ट किया है। सो ईयर ऑन ईयर के बेसिस के ऊपर भी देखें तो कंपनी का सेल जो है वो गिरते हुए देखने को मिला। मार्जिन के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर ये कंपनी, क्योंकि ये भी जो कंपनी है ये पीवीसी पाइप बनाती है, और इनका भी जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल ही है। सो क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइजेस की वजह से जो है कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मार्जिन प्रेशर, क्योंकि अगर सेल्स तो हो रहा है लेकिन खर्चा अगर सेल्स से बढ़ जाए तो जो मार्जिन है वो नहीं मिलता, और कंपनी जो है वो लॉस रिपोर्ट करती है। सो ये बेसिक बिजनेस फंडा है। सो यहीं पे यही प्रॉब्लम हुआ है कि कंपनी के सेल्स से ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं, जिस वजह से कंपनी ने नेगेटिव के अंदर जो है प्रॉफिट या नेगेटिव रिपोर्ट लॉस जो है वो दर्ज किया है इस क्वार्टर के अंदर। सो अगर सितंबर क्वार्टर का अगर हम डेटा देखेंगे तो यहाँ पे डीआईआईज और पब्लिक ने जो है माल को ख़रीदा है, बट एफआईज ने जो है माल को बेचा है। सो यहाँ पे एफआईज ने सिर्फ माल को बेचा है, बाकी डीआईआईज और पब्लिक ने जो है इस क्वार्टर के अंदर माल को बटोरा है। और प्रमोटर्स की बात करें तो वो न्यूट्रल साइड पे है, उनकी जो होल्डिंग है वो। सो कंपनी ओवरऑल अच्छी है, बट कंपनी ने नंबर अच्छे खासे पेश नहीं किए। सो अगर आपको अभी भी डाउट लगता है तो आप क्या कर सकते हैं कि एस्ट्रल के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा बहुत जो एक्सपोजर है वो स्मॉल कैप के अंदर होना चाहिए, जैसे 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी। बट आपका थोड़ा बहुत ही एक्सपोजर होना चाहिए, जिससे आपके लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम अगर कंपनी चल जाती है और कंपनी अच्छा परफॉर्म करके दिखाती है, सो आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो स्मॉल कैप के अंदर बन सकते हैं। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है ग्रीन पैनल। सो ग्रीन पैनल की अगर बात करें तो Q2 के नंबर्स जो थे वो मैंने कवर किए थे, और वो वीडियो के ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। सो अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं किया तो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर देखें तो शेर खान ने जो है इसका टारगेट 505 के आसपास का जो है अपकमिंग टारगेट दिया। अगर Q2 के नंबर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो नंबर्स जो थे वो ठीक ठाक थे। अगर ग्लोबल कंडीशंस की बात करें और कंपनी की मार्केट कैप भी देखें तो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 4,500 करोड़ की। सो ओवरऑल कंपनी ने नंबर्स अच्छे खासे पेश किए हैं, और अभी के लिए देखें तो 505 के आसपास जो है कंपनी का अपकमिंग टारगेट भी जो है वो देखने को मिला। सो 600 के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई है, और उससे भी अगर देखें तो जो अपकमिंग टारगेट्स है वो थोड़ा गिरा के ही देखने को मिले। सो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम आपको ये लेवल्स तो आराम से देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी रही तो। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, ग्रोइंग कंपनी है। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप हर क्वार्टर के अंदर जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती जाए आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है जुबिलेंट फूड। सो कंपनी के नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आए थे, बट यहाँ पे मार्जिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस के ऊपर देखें तो मार्जिन प्रेशर देखने को मिला, जिस वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी स्टॉक के अंदर गिरावट होती है कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेते हैं, या अगर तेज़ी हो जाए तो भी कोई रीज़न ढूंढ लेते हैं।
सो कभी कभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, या मैं कहूँगा कि रिटेलर्स को बिकवा के खुद जो है एफ आई एस डी आईज या बड़े बड़े जो एन है वो बाइंग करके चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कन्विक्शन है स्टॉक के अंदर तो आपको कोई भी गिरावट आए या तो आपको बाय करके चलना चाहिए जब तक कंपनी के अंदर कोई इंटरनल मैटर नहीं हो जाता। सो ओवरऑल नंबर्स तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, बट थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर था ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो इन्फ्लेशन का एक बड़ा रीज़न है जिस वजह से ये कंपनी क्या आउट परफॉर्म नहीं कर सकती इन्फ्लेशन को नज़रअंदाज करके। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने जो है वो 740 के टारगेट्स हैं वो इस कंपनी के लिए दिए हैं। सो काफ़ी बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी के लिए कंपनी यहाँ से 563 पे ट्रेड कर रही है और 740 के आसपास के बड़े टारगेट। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेजर जो गिरावट ये स्टॉक के अंदर देखने को मिला, इसका बड़ा रीज़न जो थे वो एफ थे। सो एफ ने अभी तक 10% के आसपास का माल जो है वो काटा है, बट सबसे अच्छी बात है कि ये पूरे 10% को डी ने कंज्यूम कर लिया। सो हम ये तो देखते हैं कि एफ ने माल काट लिया है, बट यही जो माल है वो डी ने पूरा कंज्यूम कर लिया है। सो अब इन फ्यूचर क्या होगा कि जैसे ही प्राइस भागेगा तो डी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और एफ वहाँ पे बाइंग करेंगे। सो दोनों कमाएंगे, डी भी कमाएंगे, एफ भी कमाएंगे। हर शॉर्टर पीरियड ऑफ द या लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम 2-2 3-3 साल होल्ड करके वहाँ पे जो अच्छे खासे रिटर्न्स बनेंगे। सो वहाँ पे अगर डी बेचेंगे तो एफ खरीदेंगे, एफ खरीदेंगे तो डी बेचेंगे। और वहाँ पे जो रिटेलर्स होते हैं वो हर डेटा देख के या थोड़ा बहुत अगर परफॉर्म नहीं किया 1-2 महीना तो स्टॉक को बेच देते हैं। सो इसका फ़ायदा एफ और डी जो है वो उठाते हैं। सो 10% माल अगर एफ ने बेचा तो 10% का माल जो है वो डी ने खरीद भी लिया है। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, सिर्फ 740 के टारगेट्स के लिए ही होल्ड ना करे। अच्छे खासे लेवल जो है स्टॉक के अंदर आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। डोमिनोज पिज़्ज़ा कोई छोटी मोटी ब्रांड नहीं है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और इंडिया में कंजम्पशन की स्टोरी अभी बहुत बड़ी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई आराम से अगर ब्रीच करेगा, क्योंकि जैसे ही एफ जो है वो वापस से बाइंग इंडियन मार्केट्स के अंदर कर रहे हैं। सो ये भी जो लॉस है वो धीरे धीरे रिकवर होते हुए आपको देखने को मिलेगा। बस आपको यहाँ पे पेशेंटली होल्ड करके रखना है और हर लेवल पे मैं तो कहूँगा कि ये लेवल पे भी आप एवरेज करके चल सकते हैं। ये भी कोई महंगा नहीं मिल रहा है आपको, या इससे भी ज़्यादा बड़ी गिरावट मुझे नहीं लगता कि स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है एफएल। सो यहाँ पे मैं पूरे आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। सो एफएल अगर फ्राइडे के दिन देखें तो 6.5% के आस मैंने पहले ही कहा था कि नंबर्स जो थे Q2 के नंबर्स सुपर्ब नंबर्स थे। अगर अभी भी आपने वीडियो नहीं चेकआउट किया तो वीडियो को चेकआउट करो और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो यहाँ पे भी देखें फ्राइडे के दिन मैंने काफ़ी बार मेरे चैनल के ऊपर एफएल इंडिया को जो है डिस्कस किया है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, क्वार्टर और ईयर बेसिस के ऊपर भी प्रॉफिट और सेल्स दोनों भी फैक्टर के अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स जो है वो पेश करके दिखाएं। सो ओवरऑल आईटी सेक्टर देखें, चाहे टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, एचसीएल टेक की बात करें, केपीआईटी, एलटीआई और केपीआईटी, माइंडट्री, HCL। सो ओवरऑल ये जितनी भी कंपनीज है ये सब कंपनीज के अंदर जो है अभी के लिए ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। सो आप आईटी कंपनीज को अगर होल्ड करके रखते हैं तो मैं कहूँगा कि होल्ड करके रखिए, आपको अच्छे खासे लेवल जो है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम में देखने को मिल सकते हैं। 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी। सो यहाँ पे मैं सिर्फ एफएल इंडिया को नहीं कवर कर रहा, मैं पूरे आईटी सेक्टर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो ये भी कंपनी की बात करें तो 1 साल के अंदर सिर्फ फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छे लेवल जो है वो देखने को मिलेंगे। सो कंपनी जो है वो हाल ही में लिस्ट हुई है 2019 के आसपास, कोई बड़ी होल्डिंग पीरियड नहीं है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के पहले। सो यहाँ पे देखें तो 645% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम बना के दिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एफएल का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, केपीआईटी किसी को भी होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए। आईटी सेक्टर में पूरा एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे खासे लेवल अक्रॉस आईटी सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नंबर्स जो थे वो आईटी सेक्टर में अच्छे खासे ही पेश करके दिखाए थे फॉर Q2, और एट्रीशन रेट भी गिरते हुए देखने को मिला, जिसका बेनिफिट कंपनी के ओपीएम में आपको देखने को मिला। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द वीडियोज़ एंड ऑल द स्टॉक्स एंड ऑल द न्यूज़ एंड टारगेट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।